वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम जो कि होना है बहुत जल्दी होने वाला है। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है और मैं डेली आपको मॉक टेस्ट करा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ सब्जेक्ट वाइज जो कि पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पैटर्न को समझना है तो इन क्लासेस को देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। प्री प्लस मेंस में जो पूछे जाते हैं प्रश्न उनको ले ही लिया, उसके साथ में आप देखेंगे और कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो उनका भी कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो क्लासेस ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न आपके लिए गए हैं वो PYQ बेस्ड है, ठीक है। PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे RO का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उनके लिए खासकर ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। तो सब्जेक्ट वाइज तो देख ही रहे हैं, साथ में आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे GS की क्लास आती है, रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। साथ में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके शॉर्ट वीडियो में कवर किए जाते हैं। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें टेस्ट ज्वाइन करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको सारी एक साथ मिल जाएंगी, या कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं RO के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जा रही। डेली प्रैक्टिस कर पाओगे, उसका एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में दिया जाएगा, जिससे उनसे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न बनते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। कंटेंट में आपको देखना है कि आपकी सब्जेक्ट वाइज सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। चाहे करंट अफेयर हो, GS हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कंप्लीट करेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, ठीक है, सिलेक्शन ले पाएंगे। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी थी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। पहला है मध्य प्रांत, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बंगाल और चौथा है पंजाब। तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्ड और फोर्थ। बंगाल और पंजाब में कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कहाँ से? कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में या बनावली में? इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल में हाथी दांत का पैमाना मिला है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 143 क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वज्जी, कौशल और अंग। तो 16 महाजनपद जो भी हैं उन सभी की आपको राजधानी याद करनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंपा की राजधानी थी अंग, मतलब चंपा राजधानी थी अंग की। 144 क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछा गया है। राजगृह में, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर काशी वाराणसी में? तो देखिए, राजगृह में पहली हुई थी, वैशाली में दूसरी हुई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, ठीक है। पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी और कुंडलवन जो कि कश्मीर में है वहां पर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। 145 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 315 BC में, 305 BC या 300 ईसा पूर्व? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। 146 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रक्तक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती का नहीं है, कौशाम्बी का नहीं है, पाटलिपुत्र या चंपा का नहीं है? तो रक्तक के अभिलेख के बारे में जान लीजिए, इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा का उल्लेख मिलता है, ये कनिष्क से संबंधित है। 147 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? Who among the following sultans in his inscription on the walls of the mosque at Garmukteswar has called himself assistant of the Khalifa? इसमें बलबन है, कैकुबाद है, जलालुद्दीन खिलजी है, नन ऑफ द अबव दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन। तो गढ़मुक्तेश्वर का जो मस्जिद है उनकी दीवारों पर जो खलीफा का सहायक है वो बलबन ने खुद को कहा है। 148 क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के या ख्वाजा मौदूद के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ख्वाजा उस्मान हारूनी के।
149 क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती या मृगावती? इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृगावती इनमें से सबसे पहले लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एन सेन गुप्ता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तब आप ऑप्शन बी टिक करेंगे, श्रीमती एनी बेसेंट को। और इसके बाद अगर आपसे प्रथम भारतीय जो महिला प्रेसिडेंट बनती हैं जो भारत की थी वो श्रीमती सरोजनी नायडू हो जाएंगी। एनी बेसेंट के बारे में जान लीजिए, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी, ठीक है, और होम रूल मूवमेंट भी आप जानते हैं उससे भी जुड़ी हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 151 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के? एओ ह्यूम, एसएन बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बनते हैं। 1885 में पहला अधिवेशन होता है। कहाँ होता है तो ये बम्बई में हुआ था, ठीक है, बॉम्बे में हुआ। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। सेकेंड होता है 1886 में, ठीक है, तो वो कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद होता है 1887 का, तो ये होता है ये भी मुंबई में ही होता है, मद्रास में होता है, माफ़ कीजिएगा। पहला होता है मुंबई, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास। हाँ, मद्रास वाला जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी ने। दादा भाई नौरोजी ने भी 3 बार सेशन को हेड किया था, तो 3 बार ये प्रेसिडेंट बने थे, इनको भी याद रखिएगा। एओ ह्यूम ने अध्यक्षता नहीं की थी, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 152nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? ए के आज़ाद, बी आर अम्बेडकर, जे एल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कभी कभी पांडुलेखन समिति समझ नहीं आता क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इसे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, भीमराव अम्बेडकर जी थे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे ये। इसके अलावा ये भी याद कर लीजिए कि इसके अलावा 6 सदस्य और थे, तो कुल 7 सदस्य थे, जिसमें ऐसे अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 153rd क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब? 1900 में, 1901 में, 1902 या 1905 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन होम रूल सोसाइटी स्टैब्लिश हुई थी 1905 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कर्जन, कैनिंग, इरविन और रीडिंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीडिंग जो था ये यहूदी वायसराय था। 155th क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? 1931, 1929, 1930 या 1932? तो इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1930 में बुलाया जाता है। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस की तरफ से कोई भी भाग नहीं लेता है। फिर गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद क्या होता है कि कांग्रेस से बोला जाता है कि किसी ना किसी को, मतलब कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और यही अगर शामिल नहीं होगी तो इन गोलमेज सम्मेलन का कोई फायदा नहीं है। तो इनमें से गांधी इरविन पैक्ट होता है। फिर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र प्रतिनिधि बन के जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, बट तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से फिर से कोई भाग नहीं लेता है। तो ये चीज़ें हैं, ये घटनाएं हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 156 क्वेश्चन है, अध्यक्ष दिए गए हैं और उन्होंने कौन से सेशन को प्रिसाइड किया है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान जो है वो कहाँ और कब रहा है ये बताना है। अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अमृतसर 1919, बम्बई 1934, कानपुर का 1925 और रामगढ़ का 1940। कोई याद हो ना हो, आपको सरोजनी नायडू का ज़रूर पता होगा। सरोजनी नायडू ने 1925 का कानपुर अधिवेशन जो 1925 का होता है, इनसे ठीक पहले बेलगांव का अधिवेशन होता है जिसको प्रिसाइड किया था गांधी जी ने, ठीक है। ठीक उसी के बाद का जो कानपुर का अधिवेशन होगा, याद रखिएगा, वो सरोजनी नायडू जो भारत की पहली थी महिला, उन्होंने प्रिसाइड किया था। तो आपको मिल गया है बी का 3, हमें 2 ऑप्शंस में दिए गए हैं, 2 ऑप्शंस हटा लीजिए। अब बात करते हैं अबुल कलाम आज़ाद की। तो इन्होंने 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन था उसको प्रिसाइड किया था 4-3, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मोतीलाल नेहरू अमृतसर का जो 1919 का अधिवेशन था उसमें उसे प्रिसाइड किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई का 1934 का, याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 157 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था?
आगा खां, एम ए जिन्ना, लियाकत अली या फिर मोहम्मद इकबाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले भारत में एक अलग सेपरेट मुस्लिम स्टेट की बात की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? फजलुल हक, खिज़र हयात खां, लियाकत अली खां और गजनफर अली खां। आप इन दो में कंफ्यूज हो जाते हैं, लियाकत अली खां और गजनफर अली खां में। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लियाकत अली खां। याद रखिएगा, इनके पास क्या था, वित्त विभाग था। ठीक है, गजनफर अली खां के पास स्वास्थ्य विभाग था। कौन सा विभाग था, स्वास्थ्य विभाग। और भी कुछ व्यक्ति हैं जिनके आप याद कर सकते हैं, जैसे कि जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके पास विधि विभाग था। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा विभाग था। जॉन मैथाई के पास उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और आसफ अली जो थे, इनके पास आसफ अली के पास रेलवे और परिवहन विभाग था। तो जो 1946 की अंतरिम सरकार बनी थी उसके बारे में बात हो रही है। अगला प्रश्न है, पुस्तक जो है इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद, एम के गांधी, एम ए अंसारी या फिर सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर होगा इंडिया विंस फ्रीडम। गुब्बारे ये सारे किसकी है, अबुल कलाम आज़ाद की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न जो है वैदिक काल से है, तो बताना गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब जिनकी व्याख्या की गई है आगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, इंपॉर्टेंट थे, ध्यान से देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि इस क्लास में या फिर आप देखेंगे इस चैनल पर आपको ऐसी सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो RO और UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और पेड कोर्स के लिए नंबर्स आपके सामने हैं, इन पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।